सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 22 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पृष्ठ पे ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है। आगे बढ़ते चलते संपादकीय की ओर। तो संपादकीय रहने वाले हैं इस क्रम में खुशियों की चाबी, अनदेखी की रेल, विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियाँ। खुशियों की चाबी, जीवन की तमाम समस्याओं के बीच हर मनुष्य खुश रहना चाहता है। इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह खुश रहने की ये होड़ दुनिया भर के देशों में है, लेकिन ये किस हद तक संभव हो पाता है? ऐसे में साथियों, अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की नई रिपोर्ट जारी हुई थी या इंडेक्स जारी हुआ था, जिसमें फिनलैंड ने टॉप करा है लगातार 8वीं बार। और भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी पिछड़ा है। मतलब पाकिस्तान नेपाल हमसे आगे है। और यूएसए में भी चिंता की बात है कि लोग खुश नहीं दिख रहे हैं। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के सामने कई चुनौतियां हैं। बेरोजगारी, महंगाई और महंगे होते इलाज जैसे जूझते लोगों में निराशा जरूर पैदा होती है, पर संघर्षों के बीच भी वह अपनी खुशियों तलाश ही लेते हैं। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 25 में भारत ने पिछले साल के मुकाबले अपनी स्थिति बेहतर की है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हम अब भी नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन और फिलिस्तीन से पीछे हैं। दूसरी ओर फिनलैंड है, जो लगातार 8 वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। इस सूचकांक में पिछड़ने वाले देशों को डेनमार्क और स्वीडन से भी ये सीखने की ज़रूरत है कि वहाँ लोग कैसे और क्यों खुशहाल हैं। जीवन में बदलाव लाने की कई योजनाएं लागू होने और विश्व में सबसे युवा देश होने पर भी भारत खुशहाल क्यों नहीं है, इस पर नीतियाँ बनाने वालों को सोचना होगा। हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजी रोटी की जद्दोजहद और भागदौड़ के जीवन में तनाव बड़ा है। आर्थिक चुनौतियां भी गहरी हैं। जीवन में आ रही जटिलताओं कैसे कम हो, इसे सोचना होगा। वैश्विक खुशहाली सूचकांक हमारी सरकार के लिए भी एक आईना है। ये गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे देशों में खुशहाली में हमें क्यों पीछे हैं। क्या योजनाओं और नीतियों में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से खुशहाली ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर रही है। बात भी वाजिब है कि कैसी कौन सी बात रह गई है देश में, ऐसी किस चीज़ की कमी रह गई है कि लोग खुश नहीं हैं। इतना युवा देश है, फिर भी खुश नहीं है। फिलिस्तीन हमसे आगे है, सोचिए आप। आगे बढ़ते हैं। अनदेखी की रेल, तमाम दावों और मंसूबों के बावजूद भारतीय रेल में विभिन्न सेवाओं से संबंधित शिकायतों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और शुद्धता को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिलती रही हैं। उन्हें दूर करने के मकसद से भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी का गठन किया गया। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर रसोई बनाई गई, वहां तैयार होने वाले खानपान के निरीक्षण का तंत्र विकसित किया गया। इससे बाहरी खानपान की गुणवत्ता और कीमतों में मनमानी पर कुछ हद तक रोक तो लगी। स्वच्छता और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा, मगर फिर वही शिकायतें मिलने शुरू हो गईं। संसद की एक समिति ने इसे लेकर रेलवे की खिंचाई की है। समिति का कहना है कि खान-पान संबंधी नीतियों में बार-बार बदलाव की वजह से भी ये गड़बड़ी हो रही है। संसदीय समिति ने इस बात के लिए भी रेलवे पर नाराज़गी ज़ाहिर की है कि उसके पहले के सुझावों पर अमल क्यों नहीं किया गया। समिति ने रेलवे में जवाब मांगा है कि जिन 15 खान-पान इकाइयों को अद्यतन करने का कहा गया था, वह क्यों नहीं हुआ। दरअसल 2005 के बाद से अब तक 3 बार रेलवे खान-पान संबंधी नीतियों में बदलाव किए जा चुका है। 2010 में ये काम क्षेत्रीय रेलवे को सौंपा दिया किया गया था। फिर 17 में इसे आईआरसीटीसी को दे दिया गया। इस तरह नीतिगत गड़बड़ियों के चलते भी रेल खान-पान सेवा को लेकर एक प्रकार की अनिश्चितता बनी रही है और गुणवत्ता से समझौता होता रहा है। 17 में नई खान-पान नीति बनी और उसकी समीक्षा के लिए संसदीय समिति गठन की गई। देखिए, ये बड़ी समस्या है। यात्री फूड क्वालिटी और फूड फूड क्वालिटी की शिकायतें बराबर रेलवे में करते रहे हैं। इसके अलावा इतनी इतना कमाने वाली रेलवेज़ आज भी बहुत ही बेकार स्तर पे हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन कर पाती है। कई बार नीतियाँ बनाई गई हैं, मगर उन पे अमल नहीं कर पाई है रेलवेज़।
सती समिति ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि भोजन की गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए तो तंत्र गठित है, पर औचक निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इससे रसोइयों में भोजन तैयार करना और रेल डिब्बों में परोसे जाने में अक्सर मनमानी की शिकायतें आती रहती हैं। सरकार रेल सेवाओं को विश्व मानकों के अनुरूप ढालने और द्रुतगामी रेलों की संख्या बढ़ाने के दावे तो बढ़ चढ़कर करती है। रेल किराए भी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो चुका है, मगर जब खान-पान की गुणवत्ता और स्वच्छता पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो अंदाज़ा लगा सकता है कि दूसरी सुविधाएँ पर कितना ध्यान दिया जाता होगा। जो बेसिक चीज़ें हैं, खाना है, हाइजीन है, इस पे आज तक एक चैलेंज है रेलवे के लिए। तो पर बाकी चीज़ें तो भूल ही जाइए, जो हम उम्मीद करते हैं कि मॉडर्नाइज़ेशन और एक फ्यूचरिस्टिक रेलवे हम बनाएँगे। स्थिति में दूरगामी गाड़ियाँ चला देने या स्टेशनों की देखरेख निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने भर से रेलवे की साख कितनी और कहाँ तक बचा बची रह पाएगी। और हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं होता है कि आपने आउटसोर्स कर दिया या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स देके करा दिया। जब कोई चीज़ मैनेज हो सकती है तो उस पे ज़िम्मेदारी से क्यों भागा जा रहा है? अगला आर्टिकल है विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियाँ। अजय जोशी साहब कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और यह सदैव रहेगी। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो हमारे बैकबोन है इकॉनमी का, मगर विगत वर्षों में इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। विनिर्माण क्षेत्र में कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदला जाता है। इस क्षेत्र में मशीनरी, औजार और श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक या रासायनिक प्रसंस्करण या निर्माण भी इस क्षेत्र में शामिल है। उत्पादित सामानों का इस्तेमाल खुद के इस्तेमाल के लिए या बेचने के लिए किया जाता है। निर्माण क्षेत्र में टिकाऊ सामानों की तुलना में गैर टिकाऊ सामानों का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये राष्ट्र निर्माण, रोजगार अवसरों की सृजन, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति और आधारभूत संरचना तैयार करने में योगदान देता है। देश के विनिर्माण क्षेत्र उत्पादन पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि वर्ष 23 में भारत का विनिर्माण उत्पादन 455 अरब डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष 22 में 440 अरब डॉलर था। ठीक है, भाग विनिर्माण क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद 15.17% का योगदान दिया। भारत सरकार ने वर्ष 25 तक इस क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाने को लक्ष्य रखा है। विद्युत उपकरण, मूल धातु और मोटर वाहन जैसे प्रमुख उद्योगों में मजबूत प्रदर्शन के कारण इस क्षेत्र में लगातार सुधार हुआ है। निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। वर्ष 22-23 में बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2403 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। सरकार ने भी कई योजना चलाई हुई हैं, ताकि विनिर्माण क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का प्रयास करा जा रहा है। अब आप देखिए, फेम इंडिया से ई मोबिलिटी को बढ़ाने की बात करी जा रही है, ताकि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और इन्वायरमेंट एफिशिएंट हो। युवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं, इनमें मेक इन इंडिया प्रमुख पहल है, वगैरह वगैरह। विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से श्रम आधारित है। इस क्षेत्र में यद्यपि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन आर्थिक विश्लेषक इसमें अभी कमज़ोर प्रदर्शन मानते हैं। उनका मानना है कि व्यापार नीति में निरंतरता का भाव और जटिल कानूनी प्रावधान कहीं ना कहीं देखिए लाल फीताशाही और रिजिड नियम एक तरीके से प्रोग्रेस में बाधा बने हुए हैं। शास्त्री अरविंद सुब्रमण्य एवं अन्य का विश्लेषण कर दिखाता है कि समस्या उद्योगों के एएसआई सालाना सर्वे के आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर है। एएसआई ने बड़ी फैक्ट्रियों की संख्या को बड़ा चढ़ा कर पेश किया है। ऐसा लगता है कि कई कंपनियां एक ही राज्य में अलग अलग उत्पादन इकाइयों स्थापित करती हैं। इससे एक ही कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनियों की फैक्ट्रियां अलग अलग होती हैं, लेकिन सर्वेक्षण में इन्हें फैक्ट्री के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे इनसे संबंधित आंकड़ों में गड़बड़ी हो जाती है। बड़े संयंत्र कई वजहों से उत्पादक साबित होते हैं। छोटे संयंत्रों के साथ और दिक्कतें भी हैं, जिनकी जांच परख करने की आवश्यकता है और आवश्यक सुधार की ज़रूरत है। बड़े संयंत्रों में पूंजी निवेश अधिक उत्पादन साबित हो सकता है। बिल्कुल, अधिक उत्पादक तो साबित हो ही है आपका, और वह मूल्य श्रृंखला में तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इस मामले में छोटे संयंत्र पिछड़ जाते हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बुनियादी ढांचे का अभाव, कुशल श्रम, है ना? देखिए,
उससे बड़ी बात है हमें स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है हमारे पास, और ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयाँ आदि शामिल हैं, और बैंक्स भी इतनी आसानी से लोन्स वगैरह नहीं देते, क्रेडिट नहीं देते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र वैश्विक मांग में कमी और चीन जैसी देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भी प्रभावित हुआ है। दूरसंचार सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। कनेक्टिविटीज़ अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं, और जितने भी आपके स्टेट डिस्कॉम्स हैं वो भारी मात्रा में घाटे में चल रहे हैं। वह दैन्य स्थिति में है। सामान्यतः मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों की तुलना में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण तक अनुकूल पहुंच की कमी और कार्यशील पूंजी की उच्च लागत की स्थिति है। भारत के निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल श्रम की कमी है, जो इस क्षेत्र के विकास को सीमित करती है। निर्माण क्षेत्र लाइसेंस, निविदाएं और लेखा परीक्षण जैसे कई जटिल विनियमों के अधीन है। ये व्यवसायों के लिए बोझ है और उनके विकास में प्रायः बाधक बनते हैं। इसके अतिरिक्त प्रायः कमज़ोर या खराब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से क्षेत्र की लागत में वृद्धि होती है। भारत के निर्माण क्षेत्र को अन्य देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे घरेलू व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है। सड़कों, बंदरगाहों और बिजली आपूर्ति ऐसी अवसंरचनाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार लाने से निर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश और व्यवसायों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। निर्यात उन्मुख विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से भारतीय व्यवसायों को नए बाजारों में प्रवेश करने और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना ज़रूरी है। हमें नई प्रौद्योगिकियों के साथ अपनाने पर बल देना चाहिए। देखिए, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडैप्ट कर लेंगे तो हम और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। शोध और अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराना और नई प्रौद्योगिकी नीति अपनाने में के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीतियों का लागू करना आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए ऋण और अन्य प्रकार के वित्त पोषण तक पहुंच को सुगम करने से उनकी वृद्धि तथा विकास में सहायता मिल सकती है। इसमें उन नीतियों को लागू करना जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को विनिर्माण क्षेत्र में लागू उद्यम और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करें। इवन बैंकों को ये फाइनेंशियली बूस्ट देने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में इस समय, ताकि वो मोटिवेट कर सके इन्वेस्टर्स को भी, मोटिवेट कर सके रिस्क टेकर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो बड़े इकाइयाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह सेटअप करें। तभी तो फैक्ट्री लगेगी, तभी तो लोग को रोज़गार मिलेगा, तभी तो उत्पादन होगा, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तभी तो मार्केट में प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, तभी इनडायरेक्टली लॉजिस्टिक्स बढ़ेगी, एक लॉजिस्टिक्स चेन डेवलप होगी। इट इज़ ऑल टोटली इंटरलिंक्ड। तभी डिमांड आएगी स्किल लेबर फोर्स की। प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करने से विनिर्माण क्षेत्र में कुशल श्रम की कमी को दूर करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना या उन नीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है जो व्यवसायों को कर्मचारी प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हो। बिल्कुल, देखिए अल्टीमेटली पहली बात तो हमें इजी क्रेडिट प्रोवाइड कराना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं। इसके अलावा लेबर फोर्स को स्किल्ड करना पड़ेगा, ताकि वो उस लायक हो कि वो फैक्ट्रीज को काम कर सकें और उत्पादन बढ़िया कर सकें। तभी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और ये अगर संभव हो गया तो अल्टीमेटली इसका मल्टीपल इफ़ेक्ट्स इकोनॉमी में देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि ये सामान को ले जाने के लिए मार्केट तक एक अपने आप एक लॉजिस्टिक्स चेन डेवलप हो जाएगी, जिससे जो लोगों को रोज़गार देगी। एक पूरी मार्केट डेवलप हो जाएगी जहाँ पे ये सेल होगा मॉल कॉम्प्लेक्सेस में प्रोडक्ट आपका। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग खरीदेंगे, अर्थव्यवस्था घूमेगी, मार्केट में पैसा घूमेगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। ये होती है अर्थव्यवस्था। मगर ये अर्थव्यवस्था कभी अस्तित्व में आई नहीं जब बैंकों ने क्रेडिट दिया नहीं, ये व्यक्ति रिस्क ले नहीं पाया। स्टेट डिस्कॉम्स जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है वो खुद ही खस्ता हालत में चल रही हैं। जब ये सब कभी हुआ ही नहीं तो इन्हें भी कभी रोज़गार मिला नहीं, तो ये बर्डन ही बन गए इकोनॉमी के लिए।
कोई उत्पादन हुआ नहीं तो लॉजिस्टिक चेन भी कभी बनी ही नहीं, तो रोज़गार भी गया और विकास भी गया, और अल्टीमेटली जो मार्केट है वो अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो पैसा होते हुए भी किसी काम का नहीं है, या अगर ये सब बंद भी नहीं हुआ तो उत्पादन अगर कम हुआ किसी कारण से तो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। ऐसी कोई विशेष खबर नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। इसी के साथ आज की रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू।